गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए आशीष बहती और कविता जैन पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और विकास सालुंके जुड़ेंगे अपने फ्रेश ट्रेड्स के लिए। इसके अलावा बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष से नतीजों पर बात करेंगे। ये जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों पद छोड़ा और आगे क्या यहाँ पर। बिग मार्केट वॉइसेस में आज दो खास मेहमान, प्रकाश दीवान जुड़ेंगे हमारे साथ फंडामेंटल आउटलुक के लिए, और सुशील केडिया जुड़ेंगे टेक्निकल आउटलुक के लिए। ये सब कुछ ही देर में आपके लिए। एक बार मार्केट का रुख करते हैं। थोड़ा सा मार्केट आज वॉलेटाइल है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया विक्स। एक बार इंडिया विक्स वापस लेकर आइए। ये इंडेक्स आज सुबह से करीब 9-10% की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। अब थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 7-7.5% ऊपर। लेकिन निफ्टी की वॉलेटिलिटी देखिए इस समय करीब 44 पॉइंट नीचे निफ्टी डे हाई और डे लो के बीचों बीच इस समय काम करता हुआ। उसके अलावा बैंक निफ्टी लेकर आइए 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी इस समय आज। लेकिन मामला है इंडिविजुअल स्टॉक्स का। आज का सेक्टर ऑफ द डे मेटल्स में अच्छे मोमेंटम, और PSUs, नॉट PSU बैंक्स बट PSUs, उसमें BEL सबसे ऊपर करीब 8% की रैली यहाँ पर। उसके अलावा JSW स्टील, वेदांता मेटल्स में, और BPCL, BHEL जैसे स्टॉक्स PSUs में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, AB फैशन एंड रिटेल करीब 4% ऊपर, और पॉलीकैब ने आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया। बीरू ओके, तो ये ट्रेड्स, ये आई थिंक अभी बाजार की छोटी सी स्मॉल समरी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मेटल्स स्टार ऑफ द डे आशीष बहती, कविता जैन और अमित सेठ, विकास सालुंके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास और अमित एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आपके दो ट्रेड्स आज के। वीरेंद्र जी, देखो ओवरऑल मार्केट आज थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा पोपोच। हमने देखा है कि इसमें एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, नीचे की तरफ जा चुका है। लास्ट 5 टू ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो एक अप मूव यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो पोपोच यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 46,660 का नीचे में एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है, जो इसका एक गैप था, वो 5000 के आसपास का एक गैप का फील करने जा सकता है। तो 5000 के टारगेट के लिए पोपोच को यहाँ पे बाय करना है। दूसरा रहेगा JSW स्टील। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। 914 का एक ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट इस काउंटर में आज देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे बाय करना है। नीचे में 904 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है 938 का एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो दोनों भी मेरे बाय साइड रहेगा, एक JSW स्टील और दूसरा कोपोच। अमित सेठ जी, गुड मॉर्निंग। आपकी दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी इन द प्लेटफॉर्म। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड मेटल सेक्टर से रहेगा। काफी डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं अब यहाँ पे ना टाटा स्टील चूज करना चाहूंगा। टाटा स्टील ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। 170 का एक क्रूशियल लेवल है जो आज के सत्र में टाटा स्टील क्रॉस करा, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। टाटा स्टील बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 167 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 176 के। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, दैट इज फ्रॉम ऑटो स्पेस, ये है संवर्धन मदरसन। संवर्धन मदरसन में हम काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। स्टॉक जब मार्केट में एक पुल बैक भी आ रहा था, तो काफी बढ़िया तरीके से 127 128 के लेवल्स इसने होल्ड किए थे। अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। फाइनली आज स्टॉक ने 130 के लेवल्स क्रॉस किए, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 128 एंड टारगेट्स ऑफ 138। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब मैनेजमेंट से बात करते हैं। चौथी तिमाही में बंधन बैंक के प्रॉफिट में 93% की कमी आई है। हालांकि ब्याज से कमाई 16% बढ़ी है। प्रोविजनिंग में 160% की बढ़ोतरी का एक इम्पैक्ट आपको नंबर्स पर देखने को मिला है। हमारे साथ बंधन बैंक के MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष जुड़े हैं। घोष साहब, गुड मॉर्निंग। बंधन बैंक और आप एक, जैसे कहते हैं, एक सिनोनिम्स रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप अभी 5-6 महीने पहले ही आपको 3 साल का एक एक्सटेंशन मिला था, आपने डिसाइड किया कि आप मूव आउट करेंगे बंधन बैंक से और किसी भी रोल में नहीं रहेंगे? ऐसा क्या हुआ ऐसा? अब देखिए, ये जो बैंक हम बनाया, वो 23 साल का काम करने का बाद ये इस तरफ में आया। तो ये 3 टर्म हो गया हमारा लिए ये बैंक का बनाने का लिए। हम देखते हैं ये अभी वेरी स्ट्रेंथन हो गया बैंक का बेस एंड बैंक का ग्रोथ, बैंक का क्वालिटी पोर्टफोलियो।
एंड बैंक ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो आईटी सिस्टम वो भी अच्छा से सक्सेसफुली हो गया। तो इसीलिए हम प्लान करते, हम इधर से रिटायर करके होल्डिंग कंपनी में बैठ के अदर जो वर्टिकल है वो होल्डिंग कंपनी का अंडर, वो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली, हाउ आई कैन बी प्ले द रोल एंड बोथ ऑल दिस वर्टिकल विल बी लाइक टू ग्रो बेटर वे। ओके, तो लेकिन अब एग्जीक्यूटिव पोजीशन में कौन से नाम रहेंगे? कब तक क्लैरिटी आएगी कि कौन नए एमडी और सीईओ बनेंगे? ये देखिए, ये एक प्रोसेस है। तो बोर्ड सर्च कमिटी सेट किया एंड सर्च कमिटी हैव बीन अपॉइंटेड, one of this the headhunter who is the best one, and they are making the process complete होने का बाद I hope that they will be select and then go to this regulator for approval. तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। कुछ अगर आप एक इंडिकेशन दे तो। हमारा जो इंडिकेशन क्या बोलेगा, वो टाइम डिपेंड करते हैं, जो कितना जल्दी वो सिलेक्ट हो जाएगा, इतना जल्दी हम आरबीआई को भेज पाएगा। दो नामों की चर्चा हो रही है, एक तो राजेंद्र बब्बर जो एचडीएफसी बैंक से आपके साथ जुड़े थे एज ईडी, और एक थोड़ा सा मार्केट सर्कल्स में नाम इवन मनियन साहब का भी जुड़ रहा है जो कोटक से रिजाइन कर चुके हैं। क्या ये दो नाम हैं लिस्ट में? ये देखिए, ये इंडिपेंडेंटली सर्च कमिटी आर लुकिंग एट, तो हमारा पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक जो कई लोग कह रहे थे कि कुछ तो यहाँ पर इशू रहा है जो आपको शायद छोड़ना पड़ा, या कुछ आरबीआई से भी शायद आपको एक न जाया होगा। क्या प्रमोटर फैमिली के लिए के इंटरेस्ट में कुछ, क्या पैसा तो यूज़ नहीं हुआ था? ये इसमें कुछ किसी भी तरीके की सच्चाई है क्या? ये देखिए, जो बैंक whatever the RBI given the license, after that it has been taken, everything is a very transparently like to run it, and the governance will be like to day strengthen, and the family cannot be run as a bank, and so that reason there is no family members, my son, my wife, no one is involved in this, the bank and in the group. From beginning I have been doing it. चलिए ठीक है। अच्छा, अब एक नंबर्स की बात करते हैं। ये नंबर्स में ऐसा क्या हुआ आपका, इतना ज़्यादा प्रोविजनिंग, मतलब 54 करोड़ का प्रॉफिट आया आपका, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 850 करोड़ का प्रॉफिट। अब देखिए, वो जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है उसका से ज़्यादा ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ है सर? 54, मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। क्वार्टर में आपने 54 करोड़ का प्रॉफिट, क्वार्टर के ही हम बोलते हैं। हाँ। अब देखिए, हम 3,850 करोड़ राइट ऑफ किया। ओके, वो राइट ऑफ करने के लिए हमको ज़्यादा प्रोविजन कर पाया, अच्छा, करना जरूरत है, तो वो प्रोविजन किया 1,700 करोड़। हाँ हाँ, इसीलिए वो इधर आया। हाँ, अदरवाइज इट विल बी लाइक टू कम इन दैट। हाँ। नहीं, बट इतना ज़्यादा राइट ऑफ, ये ऐसा ड्रास्टिक राइट ऑफ क्यों किया आपने? अब देखिए, जो पेंडेमिक टाइम का जो भी पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा बुक में था, तो वी आर ट्राइंग बेस्ट टू रिकवर। आफ्टर दैट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट वन टाइम वी कैन बी लाइक टू क्लीन इट। ओके, फॉर दैट इज द रीजन इट हैज कम ऑन दैट। तो क्या इसको एक तरीके से माना जाए कि ये किचन सिंकिंग क्वार्टर है, या आगे भी और राइट ऑफ्स हो सकते हैं? आगे भी ऐसे दैट आगे भी होगा, वो नॉर्मल है। ओके, वो एक्सेप्शनल इस तरफ का नहीं है। बट इस लेवल का नहीं होगा जो आपने इस क्वार्टर में किया है, उतना नहीं होगा। नहीं। ओके, तो आपका एक कंसिस्टेंटली अगर यहाँ से अगर प्रॉफिटेबिलिटी नंबर देखा जाए तो कितना हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में? नो, प्रॉफिटेबिलिटी अब देखिए, जे हमारा जे रेवेन्यू अर्निंग जो होता है, बिजनेस ग्रोथ जो होता है, वो उस तरफ में इधर से थोड़ा बढ़ेगा, हाँ, और कमने का चांस नहीं है। ओके, क्योंकि काफ़ी समय से थोड़े से आपके नंबर्स वॉलेटाइल रहे हैं घोष सर। काफ़ी लोग
लीप ऑफ फेथ लिए हुए हैं बंधन बैंक में, लेकिन उनको रिवॉर्ड मिल नहीं रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये बोलेगा जे लास्ट द 2-3 इयर्स हमारा जो पेंडेमिक का हिट आया, वो हिट ओवर हो गया। अभी फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर उस अच्छा तरफ में बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बोलिए, एडवांस ग्रोथ बोलिए, डिपॉजिट ग्रोथ बोलिए, वो अच्छे से चलेगा। तो इस तरफ में हमारा कॉन्फिडेंस है, बिजनेस ग्रोथ एंड बैंक ग्रोइंग इन ए वेरी गुड वे टू द फ्यूचर। And other side, you will be like to better to explain. ओके, चलिए घोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको आगे के लिए ऑल द बेस्ट पर्सनल कैपेसिटी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब मार्केट की बात करते हैं। हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। आप ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे जो मैं चंद्रशेखर घोष साहब के साथ कर रहा था। बंधन बैंक, इस पर आपका कोई व्यू है क्या इस समय? और अगर ये स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में तो क्या करेंगे इस पर अब? गुड मॉर्निंग अनुज। सो पहली चीज तो पोर्टफोलियो में नहीं है, एक्चुअली कभी नहीं रहा। बंधन बैंक में ज्यादा कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को देख के आया नहीं। ओवरऑल भी थोड़ा सा बीएफएसआई में एक्सपोजर थोड़ा सा मेरा अभी कम किया है, क्योंकि जो रेगुलेटरी ओवररीच है या रेगुलेटरी इंटरवेंशन हो रहा है एचएफसीज में, एनबीएफसीज में, वो सबको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक्सेप्ट फॉर एचडीएफसी बैंक कहीं ज्यादा आपको बढ़त इतनी ज्यादा ड्रामेटिक हासिल नहीं होगी जब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सो बंधन बैंक इज स्टिल इन अ वाइट। या बहुत सारे इश्यूज हैं जो सॉर्ट आउट होंगे, और जब भी कोई नई मैनेजमेंट का हम लोग देखते हैं आना, एक बागडोर संभालने का जब दौर आता है, तो कहीं ना कहीं एक किचन सिंक की, जो आपने सही प्रश्न भी किया उनसे, तो वो जवाब में कोई खास इतना क्लैरिटी आई नहीं है। तो आई थिंक उस चीज को डाइजेस्ट होना जाने दीजिए, नए मैनेजमेंट के आने के बाद इसको इवैल्यूएट किया जा सकता। चलिए, ये तो खैर आज का एक बड़ा टॉपिक हो गया। एक सेक्टर जिसमें बहुत बड़ी तेजी बन रही है प्रकाश, मेटल्स। क्या अभी भी लोगों को डिसबिलीफ है कि ये एक कमोडिटी सुपर साइकिल है? क्या अभी भी यहाँ पर मौके हैं एक पोर्टफोलियो बनाने का मेटल्स में? तो एब्सोल्युटली अनुज, देखिए फेरस साइड में चाइना का इम्पैक्ट बहुत रहता है। सप्लाई को लेके चिंता रहती है कि अगर चाइना ने सप्लाई करना शुरू कर दिया, भाव गिराना शुरू कर दिया, क्या होगा। लेकिन अभी जो नंबर्स आए हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के सेल के हाल में, उससे साफ जाहिर है कि कमोडिटी प्राइसेस, आयरन ओर के प्राइसेस की सॉफ्टनेस और रियलाइजेशन प्राइसेस का जो एडवांटेज आपको मिला है वो इस करंट क्वार्टर में भी चल रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज शायद ना हो, लेकिन जो बड़ी तेजी मुझे समझ आ रही है वो कॉपर और एल्यूमिनियम में। ऑलरेडी हमने कॉपर देखा, आपने देखा वेदांता और हिंडाल्को में किस टाइप की चाल आई है। अब जो चाल मुझे लगता है वो हिंडाल्को में अभी भी आनी बाकी है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज वर्किंग इन देयर फेवर। और ऑफ कोर्स उसमें नोवेलिस का आईपीओ, ये वो कई ट्रिगर्स एसोसिएटेड हैं। आप कॉपर लेना चाहें, डायरेक्ट हिंदुस्तान कॉपर से एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि कॉपर का साइकिल बहुत ही मजबूत लग रहा है। और डिसबिलीफ जरूर होगा, लेकिन सिल्वर देख लीजिए। सिल्वर ऑफ कोर्स प्रोडक्शन होता नहीं है सिल्वर का, वो तो बाई प्रोडक्ट जिंक के प्रोडक्शन में आता है। और अगर इस टाइप का ही माहौल रहा तो आपके पास सप्लाई नहीं आएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। और जो आर्बिट्राज, जो डिफरेंस है सोने और चांदी के प्राइसेस के बीच में, मुझे लगता है वो अभी भी गैप भरना काफी बाकी है। तो हम लोग ने पोर्टफोलियो में रेकमेंड ये किया है कि $30 पे पर आउंस सिल्वर का जो भाव आपको दिख रहा है, उससे वो अगले 1 साल के अंदर 50 तक जाने की भी क्षमता रखता है। सो इस टाइप की चीजें हैं। थोड़ा सा अलग ट्रेड, हम लोग इनकी बातें ज्यादा करते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेटल्स की जो साइकिल है ग्लोबल, उस पे ये बहुत बहुत स्ट्रांग रह सकती। ओके, अच्छा एक और सवाल, BEL प्रकाश क्या करें स्टॉक में? ये तो बिल्कुल शायद अब निफ्टी का भी हिस्सा बनेगा ये अगले रिवीजन में। शानदार नंबर्स, लेकिन अब ये स्टॉक इतना महंगा इन लेवल्स पर, क्या व्यू? सो महंगा तो है ही, नंबर्स आने के बाद और महंगा हो जाता है। बट आपको कहीं ना कहीं मौके लगेंगे अनुज, ये जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कूल ऑफ आएगा। कभी ना कभी सेलिंग जब आती है तो अच्छी खासी आ जाती है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसमें काफी रहती है, तो जब भी वो सेलिंग आती है तो प्राइसेस आपको डाउनवर्ड रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। 270-280 के जोन में ऑफकोर्स आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं है खास, बट अगले 3 साल के अंदर जिस टाइप की इन्होंने जो गतिविधि इसमें दिख रही है, जो कारोबार इन्होंने, जो नए क्षमताएं बनी है, अभी तो देखिए नॉन डिफेंस का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं।
तो इट इज मोर ऑफ अ डिफेंस प्ले जो इलेक्ट्रॉनिक साइड में हो रहा है। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है ग्लोबल एक्सपोजर जैसे जैसे इनका बढ़ता जाएगा, एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी इनके प्रोडक्ट्स की, तो ये एक्चुअली एक्सपोर्टर हो जाएंगे इतने बड़े। सो वो सब होते हुए 2-3 साल और लग सकते हैं कंटिन्यूटी में। वहां पे हो सकता है इसका भाव 500 भी हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको शायद नीचे एंट्री का मौका मिलेगा। तो लैडरिंग करिए या पिरामिडिंग जिसको कहते हैं करिए, वो डिपेंड करता है आपका होराइजन कितना है और एलोकेशन कितना है। ओके प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये आपने एक बार मारुति रिकमेंड किया था, करीब करीब वहाँ से 1,000-1,200 रुपये का स्विंग आ चुका है। लेकिन पिछले दिनों प्रायर टू नंबर्स M&M ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। मेरे ख्याल से बीते 3 महीने का स्टार परफॉर्मर रहा है M&M। अभी जो इनका रिसेंट लॉन्च था प्रकाश सर 3XO, अब 8.25 साढ़े 8 लाख की रेंज में 1500 सीसी की जो उन्होंने गाड़ी उतारी, मारुति की इसी प्राइसिंग में आपने वैगनार को, स्विफ्ट को अगर आप देखें कड़ी टक्कर दी, चुनौती दी है। M&M का ये जो प्रोडक्ट है उसको बाजार ने सराहा, बुकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आपका ऑटो पे व्यू, M&M पे व्यू, मारुति पे व्यू कैसे प्ले कर रहे हैं आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को? मीनू देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है और मुझे तो खास इसमें रुचि इसलिए भी रहती है कि ये चीज ऑटो एक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी इकोनॉमी का और कंजम्पशन डिमांड का। तो दोनों साइड से आपको इसमें दोनों पहलू से इसको तोलना पड़ता है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो M&M में जो चाल हमने देखी है पिछले 6 महीने में आप ले लीजिए, उसमें काफी चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं और अब एक ट्रिगर आएगा जो उसका शायद पीक होगा इंटरिम में। वो है फार्म इक्विपमेंट के जो सेल्स जब इंप्रूव होंगे मॉनसून को लेकर, जैसे आपको ट्रैक्टर सेल्स की इंप्रूवमेंट दिखती है, आप समझिए कि वहां पे थोड़ा सा M&M का पीक आउट हो जाएगा अगले 6-12 महीने के लिए और कंसोलिडेशन हो। मारुति का हाइब्रिड व्हीकल सेल्स की वजह से मूव हमने देखा, लेकिन सरकार ने साफ मना किया कि हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई कंसेशनल टैक्स रेट आएगा नहीं, एटलीस्ट इमीडिएटली तो कोई प्लान नहीं है। विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला बना रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डेप्थ अभी तक या हम लोग ने पेनिट्रेशन लेवल्स देखे नहीं। मुझे लगता है कि ये दोनों के झगड़े में जो झगड़ा तो नहीं, वो टक्कर जो हो रही है एसयूवी, अफोर्डेबल एसयूवी और एंट्री लेवल एसयूवी में, उसके वहां पे टाटा मोटर्स को आप देखिए, टाटा मोटर्स के नतीजों के बाद हुआ क्या वीरू, सबने उसको राइट ऑफ करा कि ये अगला साल बड़ा कठिन होने वाला है। ये मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरडन था। आज जहाँ टाटा मोटर्स ओके टाटा मोटर्स पे आई थिंक एज ऑफ नाउ प्रकाश सर ने जो इस प्रश्न के उत्तर में टिप्पणी करी उसमें बड़ा एडवांटेज वो टाटा मोटर्स को बताते हुए 950-120 पे, और स्पेशली पोस्ट रिजल्ट जो सॉफ्टनेस है, मेरे ख्याल से प्रकाश सर का तर्क यही होगा कि ये लेवल्स एंट्री के लिए ज़्यादा वाजिब है। उनके पास चलेंगे जैसे एक बार फिर से जो हमारा लिंक है वो इस्टेब्लिश होता है फिर जाएंगे, लेकिन स्क्रीन पे और चीज़ें क्या क्या इस वक्त स्विंग दे रही हैं एक बार ज़रा प्लीज़ आप लेके आइएगा PSU बैंकिंग बास्केट में SBI करीब अरे 832 डे हाई पर स्ट्रॉन्ग स्विंग, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया। अमित जी SBI पे नजर ही नहीं गई, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स SBI दोनों डे हाई पर, आपका व्यू इस वक्त SBI पे? जी वीरेन जी, पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि 15 मिनट पहले इसमें एक बाय कॉल दी है क्लाइंट्स के साथ। स्टॉक काफी देरी से कंसोलिडेट कर रहा था, 800-830 के लेवल पे ब्रेकआउट आया था, 800 के लेवल पे 10-15 दिनों से कंसोलिडेशन था। फाइनली अब लगता है ये नैरो रेंज जो पिछले 2-3 दिन का नैरो रेंज है उसका हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे SBI इज रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। पिछली बार ये 840 के आसपास जाके थमा था, फिर थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। मुझे लगता है इस बार 840 क्रॉस होगा एंड प्रोबब्ली इट इज हेडिंग फॉर 870-875। स्टॉप लॉस एक छोटा सा हम यहाँ पे रखेंगे लगभग 815 रुपए का। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, आई थिंक प्रकाश जी से अब संपर्क हो नहीं पा रहा है। प्रकाश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि अब यहाँ से किन शेयरों में तगड़े एक्शन मिल रहे हैं। सुशील गुड मॉर्निंग। पहले तो इंडेक्स पे क्या करें, क्योंकि ये कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रिकॉर्ड लगाएगा स्टॉक मार्केट, और खैर अभी तो 5th फेज खत्म हुआ है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा इस समय वोलेटाइल है। इंडिया विक्स देखिए आज किस तरीके से भागा, आपको क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? देखिए आज का इंडिया विक्स का व्यवहार थोड़ा सा विचित्र है। एक अच्छा खासा रिवर्सल देने के बाद 4-5 दिन दबा हुआ रहने के बाद अगर ये थोड़ा सा आज उछल रहा है तो ये चिंता तो बनती है इसको देखकर, पर पूरा दिन इसको आज वॉच करना ठीक है।
अभी के अभी इंडिया विक्स पे रिएक्ट नहीं करेंगे। और जहां तक इंडिसेस का सवाल है, हमारे इंडिया विक्स अगर आज भी इतना ऊपर ही बंद हो जाता है तो ये चिंता का डेफिनेटली विषय। देखिए, अगर पीसीआर ये चार्ट दिखा पा रहा है, इंडिया विक्स यहाँ से रिवर्स हो चुका था और आज की ये स्पाइक थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली है। तो दिन के अंत तक अगर ये अच्छे खासी घुमावट इसमें नहीं आ जाती है तो लॉन्ग एक्सपोजर को रिड्यूस करना या हेज पोजीशन को बनाना अपने फ्यूचर्स में मुनासिब होगा। देखते हैं 2-2:30 बजे तक इसको। और अगर मैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करूं तो बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि पीसीआर, ये चार्ट मेरे स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, पिछले जो 2 हाई थे 22,865 पर, ये आवरली चार्ट पे, ये जब एक बार 22,865 का जो स्तर है ये अगर क्रॉस भी हो जाता है तो एक अगला रेजिस्टेंस जो हम प्लॉट कर सकते हैं वो 23,150 का है। तो 22,850 से लेके 23,150 के बीच कई प्रकार के रेजिस्टेंस जोन्स होंगे और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा रिजल्ट आ जाए कि इन जोन्स को भी टच नहीं करना पड़े और मार्केट पूरा ऊपर एक्सप्लोड कर जाए, जिसकी चांस कम होती है, तो तकरीबन आप ये समझ लो कि अगले 1 महीने की आउटलुक यही है अराउंड द इलेक्शंस। अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं आ जाते हो, 400 पार अगर हो गया तो क्या पता ऊपर की सर्किट भी लग जाएगी, फिर सारे चार्ट टूट जाएंगे। आप उस बात की आप 10-15% संभावना पकड़ लो तो बाकी की 85% संभावना मैं ये लेके चलता हूं कि 23,150 से लेके 22,000 के बीच का बाजार है। हम 22,500 पर हैं और इस वक्त एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद हमने बढ़िया रिबाउंड बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या पता आपसे लेके चुनाव तक एक बार हम 23,000 तक पहुंच जाए। और उसी तर्ज पर बैंक निफ्टी में ज्यादा कठोर रेजिस्टेंसेस हैं। 50,300 की जो हमारी बात हुई थी तो वो बहुत ही मुश्किल लगता है बैंक निफ्टी पे कि उसके ऊपर जाएगा। तो हो सकता है कि जो आईटी ने अब एक नया बुल मार्केट खड़ा कर दिया है, जो मेरे अनुमान से 3 से 4 महीने में सीएनएक्स आईटी इंडेक्स को 25% अगर बढ़ना है तो निफ्टी अफोर्ड कर सकती है कि बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर ना जाए, ढीलापन रखे और सीएनएक्स आईटी निफ्टी को और ऊपर तक लेती चली जाए। ओके, चलिए ये बात हो गई कुछ मेन सेक्टर्स की। आज का सबसे स्टनिंग मूव है मेटल्स में। सुशील, क्या ये मूव यहाँ से और आगे चलेगा या फिर यहाँ पर आपका व्यू डिफरेंट होगा? देखिए, जब कोई भी विस्मित करने वाली बात हो तो अपने आप को उससे दूर हटा के पहले सोचना चाहिए, चाहे किसी की लॉन्ग हो या शॉर्ट पोजीशन हो। ये सोच के आप कैलकुलेशन शुरू करो कि मेरी 0 पोजीशन है। तो ये जो भी आज जो ये अचंभा सा बन रहा है मेटल्स में, क्या यहाँ पे लॉन्ग एंट्री पॉसिबल है? एक तरफा इस तरह की बढ़त लेने के बाद यहाँ से लॉन्ग एंट्री नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको 1-2-3 दिन और भी इसमें अगर स्ट्रेंथ दिखता है तो बैठ के साइड में इंतजार करना पड़ेगा। तो इट्स टू लेट टू बी ए बुल ऑन मेटल्स और हम इंतजार में हैं कि कब इसमें नया सेल सिग्नल आए, जो कभी भी आ सकता है। आप ग्लोबल मेटल मार्केट्स को भी देखो, चाहे वो कॉपर हो, कल स्पिनिंग टॉप बना रहा था, आज का देखते हैं डाउन मूव देता है कि नहीं, या इवन गोल्ड सिल्वर ने जो नया हाई टच कर दिया, सारे ओके अभी सुशील जी से जब संपर्क हमारा होगा तब हम बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ तो यार देखिए इस वक्त कोई दुराय नहीं है कि मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रहे हैं। डे हाई पर है 9781 का स्तर यहाँ पे है। अच्छा, इस बीच आप एक बार कोटक महिंद्रा बैंक लेके आइए। कोटक महिंद्रा बैंक जिस पुल बैक मोड पे था, इस कड़ी में आज इसने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ इंट्राडे बेसिस पे। हालांकि उसके बाद थोड़ी सॉफ्टनेस आई, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी बैंक को अगर 48,048 की इस ट्रजेक्टरी में कोई प्लेस करके बैठा है तो दैट्स निफ्टी, पीएसयू बैंक इंडेक्स, एसबीआई, पीएनबी सब दिन के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहे हैं। मूव यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। पीएनबी पर आपका टेक जानना चाहूँगा मैं यहाँ पे आशीष बहती जी। पीएनबी पे आपका टेक इस वक्त डे हाई की ट्रजेक्टरी में 127.10। माफ कीजिएगा अमित जी, आपकी राय पीएनबी पे?
जी 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 वीरेंद्र जी, इसकी भी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। स्टॉक ने एक राउंडिंग कंसोलिडेशन किया जस्ट अपने 50 डेमा के ऊपर, और आज का जो सत्र हम देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि 10 डेमा क्रॉस होगा, जो कि लगभग 128 के आसपास आता है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स में, आवली चार्ट्स में एक डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे 125 का, और नियर टर्म के 1 से 2 दिनों के 132 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, 126.95 पे पीएनबी पे आपका रहा है। सुशील जी, आप अपनी मेटल से बात पूरी कर रहे थे, मेरे ख्याल से आप अपने फाइनल रिमार्क्स पे थे मेटल्स को लेकर। एक बार फिर से दोहराइए आपका व्यू मेटल्स पे। तो मेटल्स पे सारांश में बात यह है कि एक यूफोरिक फिनाले लग रहा है और यहाँ नई लॉन्ग एंट्री तो हम कर नहीं सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए हमको 1 2 3 दिन जो भी इंतजार करना पड़ेगा, हम इसको बेचने के इंतजार में। चार्ट के पैटर्न्स बिल्कुल पूरी तरह से पक गए हैं और लग नहीं रहा है कि यहाँ से कुछ सस्टेनेबल अपमूव को इस भाव से भी नई तेजी करके पकड़ना संभव है। अच्छा, मैं अभी बैंकों का जिक्र कर रहा था सुशील जी, क्योंकि लास्ट वीक भी जब आपसे चर्चा हुई थी तो हम कुछ ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे। कोटक पर आपका टेक क्या है? और पीएस, क्योंकि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कुछ देर पहले कि बैंक निफ्टी एक बहुत कठोर रेजिस्टेंस के सामने खड़ा हुआ है, क्या है वो फोर्स जो इसको इस रेजिस्टेंस के पार ले जाएगी? बैंकों में आपका चुनाव क्या है इस वक्त? देखिए, बैंकों में मेरा चुनाव ये है कि अगर कोई विवशता ना हो, कोई विवशता है कि कुछ सौदा करना ही पड़ेगा, तब तो किया जाए। सारे के सारे बैंक्स अलग अलग अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। एचडीएफसी जिस तरह से दबा हुआ है वो कभी भी उछल सकता है। ये एक्सिस और इंडसइंड बैंक को जितना चरमरा के ऊपर तक रखा हुआ, कभी अचानक छोड़ दे 10-20% की में बहुत शार्प डाउन मूव बन सकती है। बंधन बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बाई एंड होल्ड है। अगर आप एयू बैंक को देखो तो कूट पीट दिया गया है पर यहाँ आकर के अटका हुआ है। और एसबीआई एकमात्र ऐसा पैटर्न है जो थोड़ा सोबर है और जिसमें दोनों तरफ के ट्रेड बन सकते हैं। ये आप देखो चार्ट को, जो डेली चार्ट है, अब आज ये ऊपर का अगर ब्रेकआउट अब ये देने लग गया है, यहाँ से जो ये जो ब्रेकआउट आ रहा है आवरली चार्ट पे, यहाँ से आप लेकर के एक 860 तक की चाल खेल सकते हो। उससे ऊपर का मूव अभी नहीं दिखता है। छोटी ट्रेडिंग करने के लिए, एक बहुत दीर्घकालीन ट्रेडिंग करने के लिए एक एसबीआई में ब्रेकआउट बन रहा है जो 860 तक जा सकता है। बाकी कहीं पे भी बहुत स्पष्ट बढ़िया पैटर्न्स नहीं है जिनमें दबंग होके स्पष्ट होके आराम से काम किया जा सके। ओके, तो दबंग होके कहाँ पर ट्रेड बन रहा है इस समय सुशील, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए, दबंग तो सबसे ज्यादा काम मुझे ये लगता है, सबसे बड़ी बहादुरी है कि यहाँ पे बहादुरी नहीं करना। इतनी बड़ी अनिश्चितता है चारों तरफ से। अब जो बेटिंग मार्केट है वो बीजेपी की कंफर्टेबल विन दिखा रहा है। अब जो चारों तरफ से सोशल मीडिया और मीडिया पे जो वातावरण बन रहा है कि बीजेपी राउट हो जाएगी, तो आप कोई भी एक इंटेलिजेंट इंसान की हद होती है, वो कब तक इग्नोर करेगा? तो जब माइंड्स सेंसिटिव होते जाएंगे और अचानक से स्क्रीन पर वायलेंस आएगा, उल्टे सीधे सौदे लग जाएंगे। तो हमने तो अपने क्लाइंट्स को यही सलाह दी कि जो है उसको संभालो, थोड़े से लार्जर होराइजन पे चले जाओ। तो हम लोग सेफली आईटी में पोजीशन होके बैठे हैं। अगर फट जाएगा बाजार ऊपर तो बहुत स्मूथ पैटर्न्स आईटी दे देंगे, पर अगर डाउन साइड आ गया तो ये मेटल्स में, बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में और लार्जली ऑटोज में बहुत बड़ी पिटाई हो सकती है। तो हम एफएमसीजी, सीमेंट और आईटी जो कि बिल्कुल नीचे से अब जस्ट घूमे हैं, तो हम सेफ्टी फर्स्ट के हिसाब से इनमें पोजीशनड है। कुछ मीडिया एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स है, तो टेक्निकल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिन स्टॉक्स में बहुत अंडर परफॉर्म में रहकर चलना शुरू हुए, हम उनमें पोजीशनड है। और चुनाव के नतीजे क्या आएंगे वो तो बाद में पता चलेगा। उसके पहले यहाँ मार्केट में अचानक अजीब सा वायलेंस अगर आ गया तो हमारी पोजीशंस को हम संभालेंगे कैसे? तो बहादुरी इस वक्त हमने तो यही तय किया है, बहादुर न बनने में। बाकी सबको बहादुरी करने दो, हम देखेंगे जब स्पष्टता आएगी पैटर्न्स में तब और अग्रेसिव होंगे। बहादुर ना बनने में है इस समय, ये आज इंटरेस्टिंग लाइन बोली। अच्छा, केमिकल्स में इस समय क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने शायद बॉटम के साइन दिखाए, आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, केमिकल्स हो सकता है कुछ समय निराश करें, ढीलेपन का माहौल बनाए रखें, पर आप अगर ज्यादातर केमिकल्स के स्टॉक कोई एफ&ओ ट्रेडिंग ग्रेड के नहीं है, एफ&ओ में अवेलेबल है बहुत सारे नाम, पर सरल नहीं उनमें ट्रेडिंग करना, तो आप 3 से 6 महीने के व्यू में केमिकल्स में ये समझ लो 5% की डाउन साइड ब्रॉडली स्पीकिंग और अपसाइड 30 से 35% का है। इरिस्पेक्टिव, देखिए चुनाव एक बहुत बड़ी चीज है, उसके अलावा कॉर्पोरेट और सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी काम करेगा निवेश के लिए। तो
केमिकल्स आप ये समझ लो हमारा एक चौथा सेक्टर है जिसको हम 3 महीने से ज्यादा की अवधि वाले सारे व्यूज में हम ऑलमोस्ट सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा बुलिश है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स ने सुशील जी बड़ा मूव दिया, उसके बाद एक रिवर्सल भी स्क्रीन पे विजिबल है। एस्ट्रल ने आज से 2 रोज़ पहले अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, उसके बाद रिवर्सल। आई थिंक अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं रही इस बार इसकी। ये रियल स्टेट पे, रियल स्टेट इंसुलरी स्पेस में एस्ट्रल, पॉलीकैब तो खैर मेरे प्रश्न में सम्मिलित ही नहीं, ऑल टाइम हाई पे है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत क्या है, बट बाकी एस्ट्रल पे आपका व्यू और रियल स्टेट पे आपका व्यू इस वक्त? आपने एस्ट्रल का ASTRAL? हाँ, एस्ट्रल 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 या एस्टर? एस्ट्रल एस्ट्रल, हाँ राइट सुशील जी, वही एस्ट्रल। 2080 का भाव है स्क्रीन पे। देखिए ये आप और हाँ, तो 2080 का जो भाव है, वो चार्ट मेरे स्क्रीन पर है और ये बहुत शार्प रिवर्सल यहाँ से जो दे चुका है कि कोई भी अगला थोड़ा भी कोई रिबाउंड आता है अगर, तो उस रिबाउंड में बेचिए, वरना अगर ये फर्दर और वीकनेस आ जाती है यहाँ से भी, ये आज के लो से भी और नीचे चले, 2060 के नीचे जाए तो और बेचिए इसको, या इन्हीं रिबाउंड में बेचिए इसको। कम से कम हमें लगता है 1700 तक आना है। और रियल एस्टेट के स्टॉक्स में भी एक भारीपन है इस वक्त, हड़बड़ा करके वहां पर भी किसी तरह का नया एक्सपोजर बनाने की सलाह नहीं है। बेच देने लायक इमीडिएट कोई सिग्नल्स नहीं है, पर अगर लॉन्ग टर्म कोई व्यू लेते हैं तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगता है 200 का 300 हो जाए, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये भी यहाँ से 30 से 40% बढ़ जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अगले 8-10 दिन के लिए मैं ज्यादा बहादुर नहीं बनना चाहता हूं, पर अगर इस वक्त विस्मय है अगले 8-10 दिन चुनाव का, तो भी हमें काम करना है, तो हम लार्जर टाइम फ्रेम पे 3 से 6 महीने के लिए इंडिया बुल्स के दोनों स्टॉक बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। अब एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेट लेते हैं। नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और जैसे एक्सपेक्टेड थी वैसी ओपनिंग नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा मार्केट नर्वस है, लेकिन ये सब होगा। ये मतलब ये वो वाला फार्मूला चल रहा है हर इलेक्शन के दिन। थोड़ा सा तो मार्केट नर्वस रहता है, लेकिन ये जैसे मैं कह रहा था कि अगर ये ना हो तो फिर कोई मार्केट होने का मतलब ही नहीं है। इतनी थोड़ी तो वॉलेटिलिटी रहेगी इतने बड़े इवेंट से पहले। सबसे बड़ा इवेंट है हमारा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो छुट्टी के दिन था तो इसलिए आज अपना वो बदला ले रहा है, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे दबाव है, यहाँ पे थोड़ी सी नर्वसनेस है। तो इसी मौके पर आपके सवाल जवाब लिए जाएंगे और इस वक्त आपको क्या करना है, अगर आपने ट्रेड बना रखा है या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, सब पे चर्चा होगी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।